नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब का 8th एडिशन को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूनियन एंड टेरिटोरी वाले चैप्टर को ख़त्म किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप वाले चैप्टर को। तो देखिए, हर देश में लोग रहते हैं लेकिन सब लोग सिटीजन नहीं होते। सिटीजन वही होता है जिसके पास उस देश के पूरे लीगल राइट्स और ड्यूटीज होती है। सिटीजनशिप ही डिसाइड करती है कि कौन देश का असली मेंबर है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है और जो देश के कानून के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंडिया में सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 2 में डिफाइन किए गए हैं। इसमें दिए गए आर्टिकल्स बताते हैं कि कौन इंडियन सिटीजन है, सिटीजनशिप कैसे मिलती है और किन सिचुएशंस में ये ख़त्म हो सकती है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले समझते हैं मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सिटीजनशिप। तो दोस्तों, हर कंट्री में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो देश के सिटीजन होते हैं और दूसरे जो फॉरेन नेशनल्स होते हैं। इंडिया में भी यही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिटीजन्स की। तो ये वो लोग हैं जो इंडिया के फुल मेंबर्स है, मतलब उन्हें सिविल और पॉलिटिकल राइट्स दोनों मिलते हैं, जैसे वोटिंग का राइट, पब्लिक ऑफिसेज होल्ड करना और गवर्नमेंट जॉब्स लेना। ये लोग भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर फुल प्रोटेक्शन एंजॉय करते हैं। अब बात करते हैं एलियंस की। तो हमारे देश में ये वो लोग होते हैं जो किसी और देश के सिटीजन्स हैं लेकिन कुछ समय के लिए इंडिया में आए हैं। इनके राइट्स लिमिटेड होते हैं, मतलब ये सभी राइट्स एंजॉय नहीं करते जैसे इंडियन सिटीजन्स करते हैं। ये लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर फॉरेनर्स कहलाते हैं। यहाँ पे दोस्तों एलियंस के भी दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है फ्रेंडली एलियंस। ये वो लोग हैं जो उन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं जिनके साथ इंडिया के रिलेशंस फ्रेंडली और कोऑर्डियल होते हैं, मतलब इनके साथ इंडिया का बिहेवियर कोऑपरेटिव होता है और इन्हें बेसिक प्रोटेक्शन और फैसिलिटीज मिलती है। यहाँ पे दूसरा टाइप है एनिमी एलियंस। ये वो लोग हैं जो उन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं जिनके साथ इंडिया का वॉर या हॉस्टाइल रिलेशन चल रहा होता है। इनके राइट्स और मूवमेंट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है ताकि नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन रहे। तो दोस्तों, ये था मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करने वाले हैं सिटीजन्स के राइट्स के बारे में, यानी वो अधिकार जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं, एलियंस या फॉरेनर्स को नहीं। ये राइट्स इंडियन डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है जिससे हर सिटीजन को फ्रीडम और इक्वलिटी मिलती है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला राइट है आर्टिकल 15। इसके अकॉर्डिंग हमारा देश किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब सभी सिटीजन्स के लिए इक्वल ट्रीटमेंट इंश्योर किया गया है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या जेंडर से हो। नेक्स्ट है आर्टिकल 16। तो ये आर्टिकल गारंटी करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हर सिटीजन को इक्वल चांस मिलता है। हमारे यहाँ किसी को भी कास्ट, क्रीड या रिलीजियन के बेसिस पे एक्सक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट है आर्टिकल 19। तो ये आर्टिकल इंडियन सिटीजन्स को कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीडम्स देता है, जैसे स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम, पीसफुल असेंबली करने का राइट, एसोसिएशन या यूनियन बनाने का राइट, देश के किसी भी पार्ट में मूव या रिसाइड करने का राइट और अपनी प्रोफेशन या बिजनेस चूज करने की फ्रीडम। ये सभी राइट्स मिलकर एक सिटीजन को डेमोक्रेटिक और एक्सप्रेसिव बनाते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 29 एंड 30। ये दोनों आर्टिकल्स प्रोटेक्ट करते हैं माइनॉरिटीज़ के कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, मतलब हर कम्युनिटी अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व कर सकती है। इसके साथ साथ उन्हें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश और मैनेज करने का राइट भी दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हर इंडियन सिटीजन को राइट टू वोट मिलता है, जो डेमोक्रेसी का सबसे पावरफुल टूल है।
इस राइट के थ्रू सिटीजन्स अपनी गवर्नमेंट चूज करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हमारे यहाँ वोट देने का अधिकार हर एडल्ट सिटीजन के पास होता है। ये इंश्योर करता है कि हर व्यक्ति अपनी आवाज़ पॉलिटिक्स और गवर्नेंस में डायरेक्टली डाल सके। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये राइट सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिलता है। एलियंस या नॉन सिटीजन्स इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकते। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस मिलता है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर या लोकल बॉडीज में रिप्रेजेंटेटिव बने तो आपको सिटीजन होना जरूरी है। ये राइट गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन का अधिकार देता है। इसके थ्रू सिटीजन सिर्फ वोट देने तक लिमिटेड नहीं रहते, बल्कि अपनी लीडरशिप और विजन के साथ देश के डेवलपमेंट और पॉलिसी मेकिंग में भी एक्टिव रोल ले सकते हैं। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी फॉर हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज, यानी कि इंडियन सिटीजन्स ही हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज के लिए एलिजिबल होते हैं। इन पोस्ट्स में शामिल है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, गवर्नर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, etc। ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि देश के सबसे इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव पोस्ट पर वही लोग काम करें जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरह से इंडिया के सिटीजन हैं। तो दोस्तों, ये थे राइट्स ऑफ सिटीजन्स, जिनसे हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग बनती है। इन राइट्स के थ्रू हर इंडियन सिटीजन को इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी और पार्टिसिपेशन का फुल एश्योरेंस मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम समझेंगे सिटीजन्स के फंडामेंटल ड्यूटीज और साथ ही सिटीजन्स इन इंडिया का कॉन्सेप्ट भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। तो सिटीजन्स का पहला ड्यूटी है टैक्सेस देना। ये हर सिटीजन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग टैक्स पे करे। ये टैक्सेज ही गवर्नमेंट को हेल्प करती है स्कूल्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स और डिफेंस जैसे एसेंशियल सर्विसेज रन करने में। अगर सिटीजन्स अपने टैक्सेज ऑनेस्टली देंगे तो देश भी उतनी ही तेज़ी से प्रोग्रेस करेगा। यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी है नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट करना। यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि अपने देश के प्रति रेस्पेक्ट और प्राइड दिखाने का सिंबल है। जब भी नेशनल एंथम बजे तो सभी सिटीजन्स को खड़े होकर रेस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि ये एकता और सम्मान का प्रतीक है। नेक्स्ट है देश की रक्षा करना। तो दोस्तों, हर सिटीजन का मोरल और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहे, चाहे मिलिट्री सर्विस हो या किसी इमरजेंसी में कंट्रीब्यूशन। ये ड्यूटी हमें एक रेस्पॉन्सिबल और पैट्रियोटिक सिटीजन बनाती है। अब बात करते हैं सिटीजनशिप इन इंडिया की। तो देखिए, इंडिया में कोई भी व्यक्ति बाय बर्थ या बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजन बन सकता है, और जैसे ही वो सिटीजन बनता है उसे पब्लिक ऑफिसेज होल्ड करने का राइट मिल जाता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी के पोजीशंस। यहाँ पे दोस्तों एक इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन भी है। हमारे देश में सिर्फ बाय बर्थ सिटीजन्स ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं। मतलब अगर कोई नेचुरलाइज सिटीजन है तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। ये रूल इंश्योर करता है कि देश का हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट उन्हीं के पास रहे जिनका जन्म भारत में हुआ है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने समझा सिटीजनशिप सिर्फ आइडेंटिटी नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो है सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया। तो देखिए, आपने सुना होगा कुछ कंट्रीज में डुअल सिटीजनशिप होती है, लेकिन भारत में इसका सिस्टम थोड़ा अलग है। तो चलिए समझते हैं इसका मीनिंग और सिग्निफिकेंस क्या है। तो दोस्तों, इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होती है, दैट इज सिटीजनशिप ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब चाहे कोई इंसान बंगाल का हो, पंजाब का हो या केरला का, सभी के पास एक ही आइडेंटिटी होती है और वो है सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ कोई अलग स्टेट सिटीजनशिप या रीजनल सिटीजनशिप नहीं होती। ये सिस्टम हमारे देश को यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड बनाए रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप इन इंडिया। तो दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है
कि सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट सिर्फ नेशनल लेवल पर ही अप्लाई होता है। अगर आप वेस्ट बंगाल के रेसिडेंट हैं तो आप सिर्फ बंगाल के नहीं, पूरे इंडिया के सिटीजन हैं। इसी वजह से आप किसी भी स्टेट में जाकर रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल सिटीजनशिप प्रिवेंट्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी रोकता है। अगर हर स्टेट का अपना सिटीजनशिप होता तो एक स्टेट का सिटीजन दूसरे स्टेट में जाकर प्रॉब्लम फेस करता, लेकिन इंडिया में सब इक्वल है। कोई भी सिटीजन किसी भी स्टेट में सेम राइट्स एंजॉय कर सकते हैं। यही हमारे यूनिटी इन डाइवर्सिटी का रियल मीनिंग है। अब अगर हम कंपैरिजन करें यूएसए या ऑस्ट्रेलिया के साथ तो वहाँ सिस्टम थोड़ा अलग है। वहाँ सिटीजन्स के पास डुअल सिटीजनशिप होती है, एक फेडरल सिटीजनशिप और दूसरी स्टेट सिटीजनशिप। मतलब वहाँ आप एक स्टेट के भी सिटीजन होते हैं और पूरे कंट्री के भी। लेकिन इंडिया ने ये मॉडल एडॉप्ट नहीं किया ताकि हमारा नेशन पॉलिटिकली और लीगली एक ही यूनिट बना रहे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने समझा, चाहे हम किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, हम सब भारतीय हैं और यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम देखेंगे एक्सेप्शंस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट के रूल्स में अलाउ किए हैं। ये एक्सेप्शंस स्पेसिफाई करते हैं कि कब और कैसे इक्वलिटी और फ्रीडम के रूल्स थोड़े मॉडिफाई हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं एक्सेप्शन जिसे आर्टिकल 16 में दिया गया है। तो देखिए हमारे यहाँ नॉर्मली सबको गवर्नमेंट जॉब में इक्वल चांस मिलता है, लेकिन आर्टिकल 16 कहता है कि पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है कि कुछ गवर्नमेंट जॉब सिर्फ लोकल लोगों के लिए रखे जाए। जैसे उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश बोल सकते हैं कि कुछ जॉब्स उन्हीं के लोगों के लिए रिजर्व रहेंगे जो वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट है, ताकि लोकल लोग पहले जॉब पाए, आउटसाइडर्स नहीं। इसका मतलब है कि कुछ गवर्नमेंट जॉब सिर्फ लोकल लोगों के लिए रखी जा सकती है ताकि उन्हें फेयर चांस मिले। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 के बारे में। तो देखिए आर्टिकल 15 कहता है कि किसी के साथ जाति, धर्म या जेंडर के बेसिस पे भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इसी आर्टिकल के अंदर एक स्पेशल एक्सेप्शन भी दिया गया है। ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने परमानेंट रेसिडेंट्स को कुछ स्पेशल बेनिफिट्स दे सकती है, जैसे फ्री स्कॉलरशिप, हॉस्टल, कोचिंग सेंटर या गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन। ये रूल स्पेशली बैकवर्ड और पुअर कम्युनिटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए होती है। नेक्स्ट है एक्सेप्शन इन आर्टिकल 19। तो दोस्तों आर्टिकल 19 इंडियन सिटीजन्स को राइट देता है कि वो कहीं भी मूव, सेटल या फिर जॉब या फिर बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन ये राइट्स ट्राइबल एरियाज में लिमिट किए जा सकते हैं। गवर्नमेंट ट्राइबल एरियाज में आउटसाइडर्स को लैंड लेने, सेटल होने या बिजनेस करने से मना कर सकती है। इसका रीज़न है कि ट्राइबल लोगों का कल्चर, लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज सेफ रहे और बाहर के लोग उनका फ़ायदा ना उठा सके। ये रेस्ट्रिक्शन उनके डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन के लिए होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पहले जम्मू एंड कश्मीर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के अकॉर्डिंग। इनके मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन था और कुछ स्पेशल राइट सिर्फ वहाँ के लोगों को मिलते थे। जैसे सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेसिडेंट्स ही वहाँ लैंड खरीद सकते थे, जॉब्स ले सकते थे या लोकल बेनिफिट्स का यूज कर सकते थे। बाहर के लोगों को ये राइट्स नहीं मिलते थे। लेकिन दोस्तों 2019 में गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को रिमूव करने का फैसला लिया। इसका मतलब था कि अब जम्मू एंड कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस नहीं रहा। एट प्रेजेंट जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटोरीज बन गए हैं। अब वहाँ के सिटीजन्स के राइट्स भी बाकी इंडिया के लोगों जैसे ही है। अब कोई भी इंडियन सिटीजन वहाँ लैंड खरीद सकता है, काम कर सकता है या सेटल हो सकता है, जैसे वो दिल्ली, मुंबई या कोलकाता में करता है। तो दोस्तों ये थे एक्सेप्शंस रिलेटेड टू सिटीजन्स। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन सिटीजनशिप इन इंडिया के बारे में।
तो देखिए, सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि कौन लोग 26 जनवरी 1950 के दिन इंडियन सिटीजन्स बने। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 से 11 तक सिटीजनशिप के प्रोविजंस दिए गए हैं। ये आर्टिकल सिर्फ उन लोगों पर अप्लाई होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट यानी 26 जनवरी 1950 के दिन सिटीजन्स बने थे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजनशिप के बेसिक रूल्स बताए हैं, लेकिन डिटेल लॉज बनाने का पावर पार्लियामेंट को दिया गया है। इसी पावर के अंडर पार्लियामेंट ने पास किया था सिटीजनशिप एक्ट 1955। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसने क्लियरली डिफाइन किया कि कौन कौन से लोग ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप के हकदार होंगे बिना किसी एप्लीकेशन या अप्रूवल के। तो चलिए देखते हैं वो 4 मेन कैटेगरीज जिन्होंने डायरेक्टली इंडियन सिटीजनशिप पाई कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट के साथ साथ। यहाँ पे सबसे पहला कैटेगरी था डोमिसाइल इन इंडिया, यानी जो लोग इंडिया में परमानेंटली रहते थे और इनके पास कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस थी, जैसे उनका खुद का जन्म इंडिया में हुआ हो या उनके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हो या फिर वो 5 साल तक कंटिन्यूसली इंडिया में रेसिडेंट रहे हो। ऐसे लोग ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन्स बने 1950 के समय। दूसरी कैटेगरी थी माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। इनमें भी दोस्तों 2 ग्रुप्स थे। जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया आ गए थे और यहाँ परमानेंटली रह रहे थे वो ऑटोमेटिकली सिटीजन्स बन गए, लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए उन्हें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता था, तभी वो इंडियन सिटीजन्स कहलाते थे। ये प्रोविजन मेनली पार्टीशन के टाइम पर माइग्रेट करने वालों के लिए था। तीसरी कैटेगरी थी रिटर्नीज फ्रॉम पाकिस्तान, यानी वो लोग जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे लेकिन बाद में इंडिया वापस आ गए विथ इंटेंशन टू स्टे परमानेंटली। अगर उन्होंने रिहेबिलिटेशन ऑफिसर के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा लिया था तो वो भी इंडियन सिटीजन्स बन गए 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पे चौथी कैटेगरी थी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग अब्रॉड, मतलब ऐसे लोग जो इंडिया के बाहर पैदा हुए थे लेकिन जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में जन्मे थे वो भी इंडियन सिटीजनशिप क्लेम कर सकते थे। इससे ओवरसीज इंडियंस को भी अपने रूट से जुड़ने का मौका मिला। यहाँ पे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, यानी कोई व्यक्ति एक साथ इंडिया और किसी और कंट्री का सिटीजन नहीं हो सकता। ये रूल इंश्योर करता है कि लॉयल्टी सिर्फ एक देश के प्रति रहे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी कहा गया है कि सिटीजन अपनी सिटीजनशिप कंटिन्यू करेगा जब तक पार्लियामेंट कोई और लॉ नहीं बनाता। तो अब हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट के पास जो पावर्स है सिटीजनशिप से रिलेटेड, यानी कैसे सिटीजनशिप दी जाती है, कैसे ख़त्म की जाती है और इससे जुड़ी बाकी बातें। इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 11 में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट के पास फुल पावर है कि सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, कैसे छीनी जाएगी और सिटीजनशिप के सारे रिलेटेड मैटर्स कैसे हैंडल होंगे। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 से 10 ने सिर्फ एक शुरुआती फ्रेमवर्क दिया था, यानी किस किस व्यक्ति को 26 जनवरी 1950 को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। ये प्रोविजंस एक स्पेसिफिक हिस्टोरिकल मूवमेंट के लिए था जब इंडिया ने अपना नया आइडेंटिटी डिफाइन किया, लेकिन समय के साथ नए चैलेंजेस आएंगे, जैसे फॉरेन से आने वाले लोग, डुअल सिटीजनशिप या किसी की सिटीजनशिप कैंसिल करना। इन सबको हैंडल करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 11 के थ्रू पार्लियामेंट को दिया। इसका मतलब यह है कि सिटीजनशिप के प्रैक्टिकल रूल्स और प्रोसीड्यूर्स बनाने का काम पार्लियामेंट करेगी और इसी पावर का यूज करके सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया। तो दोस्तों ये था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और सिटीजनशिप का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट यानी 26 जनवरी 1950 के बाद के पीरियड में सिटीजनशिप के एक्विजिशन और लॉस को रेगुलेट करता है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इस एक्ट का मेन एम है ये बताना कि कैसे कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन बन सकता है
और कैसे उसकी सिटीजनशिप खत्म हो सकती है। ओरिजिनली इस एक्ट में एक और कॉन्सेप्ट था जो था कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप। इसका मतलब था कि इंडिया के सिटीजन्स को कॉमनवेल्थ कंट्रीज जैसे यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में स्पेशल स्टेटस मिलता था और वाइस वर्सा। लेकिन बाद में सिटीजनशिप एक्ट 2003 के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को रिपील कर दिया गया। अब सिर्फ सिंगल इंडियन सिटीजनशिप ही वैलिड है, कोई कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप नहीं है। तो दोस्तों, सिटीजनशिप एक्ट 1955 एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जो डिसाइड करता है कि कौन इंडियन सिटीजन है और कौन नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में समझते हैं मेथड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तो अब हम जानेंगे एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कैसे कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन बनता है। ये टॉपिक आता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर, जिसमें टोटल 5 तरीके दिए गए हैं सिटीजनशिप पाने के। ये 5 तरीके हैं बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी। तो चलिए हर एक को डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला मेथड है सिटीजनशिप बाय बर्थ। तो देखिए 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के दौरान रूल सिंपल था। इस समय जो भी इंडिया में पैदा हुआ वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन माना गया, यानी बर्थ इन इंडिया इटसेल्फ हुआ जीनाब, चाहे पेरेंट्स किसी भी नेशनलिटी के हो, सिटीजनशिप मिल जाती थी बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे नेक्स्ट पीरियड था 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक। इस टाइम पर थोड़ा चेंज आया। अगर कोई बच्चा इंडिया में पैदा हुआ तो वो तभी इंडियन सिटीजन माना गया जब उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक इंडियन सिटीजन हो, यानी पेरेंट्स नेशनलिटी भी अब से मैटर करने लगी। फिर आया तीसरा फेज, यानी 3 दिसंबर 2004 के बाद। इस टाइम के बाद रूल और स्ट्रिक्ट हो गया। अब से अगर कोई बच्चा इंडिया में पैदा हुआ तो वो इंडियन सिटीजन तभी माना जाने लगा जब या तो दोनों पेरेंट्स इंडियन हो या फिर एक पेरेंट इंडियन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो, यानी इलीगल माइग्रेंट्स के चिल्ड्रेन ऑटोमेटिकली सिटीजन नहीं बन सकते। यहाँ पे दोस्तों एक स्पेशल एक्सक्लूजन भी है। अगर बच्चा फॉरेन डिप्लोमेट्स के घर पैदा हुआ हो या एनिमी एलियंस के पेरेंट्स के यहाँ बोर्न हुआ हो तो वो इंडियन सिटीजन नहीं माना जाता, चाहे बर्थ इंडिया में ही क्यों ना हुआ हो। ये क्लोज मेनली नेशनल सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स मेंटेन करने के लिए है। तो ये था सिटीजनशिप बाय बर्थ का कंप्लीट टाइमलाइन। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप बाय डिसेंट के बारे में, यानी जब कोई बच्चा इंडिया के बाहर पैदा होता है लेकिन उसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन्स होते हैं तो वो भी कुछ कंडीशंस के अंडर इंडियन सिटीजन बन सकता है। तो चलिए समझते हैं इनके रूल्स क्या है। यहाँ पे सबसे पहला टाइमलाइन था 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक। इस पीरियड में अगर कोई बच्चा इंडिया के बाहर पैदा हुआ तो वो इंडियन सिटीजन माना गया जब उसका फादर इंडियन सिटीजन हो, यानी उस टाइम पे सिटीजनशिप सिर्फ फादर के थ्रू मिल सकती थी, मदर के थ्रू नहीं। ये एक ओल्ड स्कूल कॉन्सेप्ट था जिसमें जेंडर इक्वलिटी अभी रिफ्लेक्ट नहीं होती थी। फिर आया 1992 के बाद का पीरियड जहां एक मेजर चेंज हुआ। अब से अगर कोई बच्चा इंडिया के बाहर पैदा हुआ हो तो वो इंडियन सिटीजन बन सकता है अगर उसके पेरेंट में से कोई एक इंडियन सिटीजन हो, यानी कि चाहे माँ हो या पिता, यानी जेंडर इक्वलिटी के प्रिंसिपल को इस अमेंडमेंट के थ्रू इंक्लूड किया गया। अब सिर्फ पिता नहीं, माता के थ्रू भी सिटीजनशिप मिल सकती थी। यहाँ पे दोस्तों 2004 के बाद एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन ऐड की गई। अब से अगर कोई बच्चा इंडिया के बाहर पैदा होता है तो उसकी सिटीजनशिप तभी वैलिड होगी जब उसके पेरेंट्स उसका बर्थ 1 साल के अंदर इंडियन कॉन्सुलेट या एम्बेसी में रजिस्टर करवा दे, यानी रजिस्ट्रेशन विद इन 1 ईयर अब से मैंडेटरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होती। तो ये था सिटीजनशिप बाय डिसेंट का टाइमलाइन। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे।
तो अब हम बात करने वाले हैं सिटीजनशिप एक्वायर करने के तीसरे तरीके के बारे में, जिसे कहते हैं सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। यानी कुछ लोग जो ऑलरेडी इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन उनके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, वो अपने आप को ऑफिशियली रजिस्टर करवाकर इंडियन सिटीजन बन सकते हैं, बस कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कौन लोग इस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे पहला केस है, अगर कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन का है और वो कंटिन्यूसली 7 साल से इंडिया में रह रहा है, तो वो इंडियन गवर्नमेंट के पास अप्लाई करके अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है एज एन इंडियन सिटीजन। यहाँ पे दूसरा केस है, अगर कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन का है लेकिन इंडिया के बाहर स्टे कर रहा है, तो वो भी रजिस्ट्रेशन के जरिए इंडियन सिटीजन बन सकता है। उसके लिए उसे इंडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट के थ्रू अप्लाई करना होता है। यहाँ पे तीसरा केस है, अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन से शादी करता है और उसने कम से कम 7 साल तक इंडिया में रेसिडेंस रखा है, तो वो भी सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन ले सकता है। यानी शादी के जरिए भी इंडियन सिटीजनशिप पॉसिबल है, लेकिन कंडीशन है 7 साल का रेसिडेंस। यहाँ पे चौथा केस है, अगर कोई माइनर चाइल्ड है और उसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है, तो उस चाइल्ड को भी इजीली रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है। यानी माइनर्स के लिए प्रोसेस सिंप्लीफाइड होता है। अगले केस में अगर किसी के पेरेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड इंडियन सिटीजन है, तो वो पर्सन भी अप्लाई करके इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। यानी सिटीजनशिप लिनिएज के थ्रू भी पास हो सकती है। नेक्स्ट है, अगर किसी पर्सन के पेरेंट में से कोई एक इंडियन सिटीजन है, तो वो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए इंडियन सिटीजनशिप क्लेम कर सकता है। ये क्लोज इंश्योर करता है कि इंडियन लिनिएज मेंटेन रहे, चाहे पर्सन एब्रॉड में ही क्यों ना हो। नेक्स्ट है, अगर कोई पर्सन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप के लिए। यहाँ पे कंडीशन ये है कि उसने कम से कम 5 साल इंडिया से संबंध रखा हो और लास्ट 1 साल कंटिन्यूसली इंडिया में रहा हो। यानी हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म लॉयल रेसिडेंट्स को भी सिटीजनशिप का मौका मिलता है। तो दोस्तों ये थे 7 मेजर कैटेगरीज अंडर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सिटीजनशिप एक्वायर करने के नेक्स्ट तरीके के बारे में, यानी सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। यानी अगर कोई पर्सन फॉरेन नेशनल है लेकिन वो इंडिया में सेटल हो गया है और चाहता है कि वो भारतीय नागरिक बने, तो वो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। यहाँ पे उस व्यक्ति को कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहला रूल है कि एप्लीकेंट को अपनी पुरानी सिटीजनशिप रिनाउंस करनी होती है। यानी वो किसी भी दूसरे कंट्री का सिटीजन नहीं रह सकता, क्योंकि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। मतलब इंडियन सिटीजन बनने के लिए पहला कदम है अपनी पहली नेशनलिटी को छोड़ना। नेक्स्ट कंडीशन है, एप्लीकेंट का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। मतलब वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी, फ्रॉड या इलीगल काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट यहाँ पे इंश्योर करती है कि सिर्फ रेस्पॉन्सिबल और ट्रस्टवर्थी इंडिविजुअल्स ही इंडियन सिटीजन्स बन सके। नेक्स्ट कंडीशन है, एप्लीकेंट को 8 शेड्यूल में लिस्टेड किसी एक इंडियन लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। ये इसलिए ताकि वो इंडिया के कल्चर और कम्युनिकेशन सिस्टम में ब्लेंड हो सके। यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट कंडीशन है रेसिडेंस। इसके अकॉर्डिंग एप्लीकेंट को सिटीजनशिप अप्लाई करने से पहले 12 महीने तक कंटिन्यूसली इंडिया में रहना होता है और उससे पहले के 14 सालों में कम से कम 11 साल इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए। ये इंश्योर करता है कि एप्लीकेंट ने इंडिया के एनवायरनमेंट और सिस्टम को अच्छी तरह से समझा हो। यहाँ पे दोस्तों एक स्पेशल रिलैक्सेशन भी है। अगर कोई पर्सन ने इंडिया के लिए डिस्टिंग्विश सर्विस दी है, जैसे साइंस, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स या पब्लिक सर्विस में, तो गवर्नमेंट चाहे तो रेसिडेंस कंडीशन रिलैक्स कर सकती है और डायरेक्टली सिटीजनशिप दे सकती है एज ए मार्क ऑफ ऑनर। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है
कि एप्लीकेंट को ओथ ऑफ एलिजियंस लेना पड़ता है। इस ओथ में वो प्रॉमिस करता है कि वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज की रेस्पेक्ट करेगा और देश के प्रति पूरी लॉयल्टी और फेथ रखेगा। ये एक फॉर्मल कमिटमेंट होता है टू बिकम ए ट्रू इंडियन सिटीजन। तो दोस्तों ये था सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस, जो मेनली उन लोगों के लिए है जो फॉरेन नेशनल्स होते हुए भी इंडिया के साथ इमोशनली और प्रैक्टिकली कनेक्टेड है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। तो अब हम बात करने वाले हैं सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी। तो देखिए ये प्रोसेस तब अप्लाई होता है जब इंडिया के साथ कोई नया टेरिटोरी मर्ज या इंक्लूड होता है, यानी जब देश की बाउंड्री बढ़ जाती है और एक नया एरिया ऑफिशियली इंडिया का हिस्सा बन जाता है। ऐसे केसेस में उस नए टेरिटोरी के लोग ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन्स बन जाते हैं। उन्हें अलग से अप्लाई करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। इस केस में गवर्नमेंट ऑफिशियली नोटिफाई करती है कि जो लोग उस टेरिटोरी में रहते हैं वो अब से भारतीय नागरिक के रूप में पहचाने जाएंगे। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है पौंडीचेरी का मर्जर 1962 में। जब पौंडीचेरी ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बनी तो वहाँ के लोग ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन्स बन गए। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने समझा इंडियन सिटीजनशिप पाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजनशिप एक्ट 1955 ने कुछ क्लियर मेथड्स दिए हैं, जैसे बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी। इन मेथड्स के थ्रू इंडिया किसी भी व्यक्ति को अपना नागरिक बनाने का प्रोसेस डिफाइन करता है। ये रूल्स इंश्योर करता है कि सिटीजनशिप एक लीगल और फेयर प्रोसेस के थ्रू मिले, बिना डिस्क्रिमिनेशन के। इससे भारत की एकता, सिक्योरिटी और सांविधानिक इंटीग्रिटी भी प्रोटेक्ट होती है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करेंगे सिटीजनशिप एक्ट के कुछ स्पेशल प्रोविजंस के बारे में, जिनमें दो मेजर क्लोजेस आते हैं, आसाम एकॉर्ड ऑफ 1985 और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। ये दोनों प्रोविजंस कुछ स्पेशल हिस्टोरिकल और रीजनल सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। तो चलिए पहले समझते हैं आसाम एकॉर्ड क्या था और कैसे ये सिटीजनशिप से रिलेटेड है। तो देखिए आसाम एकॉर्ड 1985 में साइन हुआ था, जब आसाम में इलीगल माइग्रेशन का बड़ा इशू चल रहा था। इस एकॉर्ड के तहत माइग्रेशन को अलग अलग टाइम पीरियड के बेसिस पर सिटीजनशिप दी गई। यहाँ पे जो लोग 1 जनवरी 1966 से पहले आसाम में आ गए थे उन्हें ऑटोमेटिक इंडियन सिटीजन्स माना गया, यानी उनके लिए कोई स्पेशल वेरिफिकेशन या वेटिंग पीरियड नहीं रखा गया, वो सीधे ही इंडिया के नागरिक बन गए। लेकिन जो माइग्रेंट 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच आए थे उन्हें एक प्रोबेशन पीरियड दिया गया। उन्हें सिटीजनशिप 10 साल बाद मिली थी, लेकिन उन 10 सालों तक उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते थे। मतलब वो सिटीजन्स इन वेटिंग थे, फुल राइट्स बाद में मिलते थे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रोविजंस नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज, 6 शेड्यूल के रीजियंस और इनर लाइन परमिट जोन्स में अप्लाई नहीं होते थे। यानी इन सेंसिटिव एरियाज में डेमोग्राफिक बैलेंस प्रोटेक्ट करने के लिए सिटीजनशिप रूल्स थोड़ा अलग रखे गए। अब बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 की। तो देखिए ये एक 1955 के सिटीजनशिप लॉ में एक मेजर चेंज लाया। इसका मेन पर्पस था कुछ स्पेसिफिक रिलीजियस माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देना। ये एक्ट अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के माइग्रेंट्स पर अप्लाई होता है। यानी ये 3 कंट्रीज जो इंडिया के पड़ोसी हैं और जहां रिलीजियस माइनॉरिटीज को कई बार डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। इस एक्ट के अंडर सिर्फ कुछ पार्टिकुलर रिलीजियंस इंक्लूड किए गए हैं, जैसे हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियंस। इस एक्ट के थ्रू इन लोगों को इंडिया में स्टे करने का और सिटीजनशिप लेने का अधिकार मिलता है। ये रूल सिर्फ उन्हीं माइग्रेंट्स पर अप्लाई होता है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में एंटर हुए थे। यानी इस डेट के बाद जो आए वो इस अमेंडमेंट के स्कोप में नहीं आते। इन माइग्रेंट्स को पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर एक्ट के प्रोविजन से भी एग्जेम्प्ट किया गया है।
यानी उन्हें इलीगल इमाइग्रेंट नहीं माना जाएगा, बल्कि उन्हें लीगल प्रोटेक्शन और सिटीजनशिप के लिए एलिजिबिलिटी दी जाएगी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिटीजनशिप के लिए रिक्वायर्ड रेसिडेंसी पीरियड 11 साल से कम करके 5 साल कर दिया गया। यानी अगर ये माइग्रेंट 5 साल तक इंडिया में कंटिन्यूअसली रहे हैं तो वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे स्पेशल प्रोविजंस अंडर सिटीजनशिप एक्ट। इन दोनों के जरिए इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट ऑफ कॉम्पैशन और जस्टिस को अपहोल्ड किया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप के एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है लॉस ऑफ सिटीजनशिप। तो देखिए, जैसे सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है वैसे ही कुछ सिचुएशंस में ये ख़त्म भी हो सकती है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर ये लॉस 3 तरीके से हो सकता है, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला तरीका है रिनंसिएशन। ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है, यानी अगर कोई इंडियन सिटीजन अपनी मर्जी से अपनी सिटीजनशिप छोड़ना चाहता है तो वो गवर्नमेंट को फॉर्मल डिक्लेरेशन दे सकता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर इंडिया वॉर पीरियड में है तो इस दौरान रिनंसिएशन अलाउड नहीं होता। ये देश की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के लिए एक प्रोटेक्टिव क्लोज है। यहाँ पे दूसरा तरीका है बाय टर्मिनेशन। तो दोस्तों ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। अगर कोई इंडियन सिटीजन किसी दूसरे कंट्री के सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। यानी इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, और जैसे ही आप किसी और देश के सिटीजन बनते हैं तो आप अपनी भारतीय नागरिकता खो देते हैं। यहाँ पे तीसरा तरीका है डिप्राइवेशन। तो ये एक कंपलसरी प्रोसेस है। इसमें गवर्नमेंट किसी सिटीजन की सिटीजनशिप कैंसिल कर सकती है कुछ स्पेसिफिक रीजन्स के बेसिस पर। तो चलिए इन रीजन्स को थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे पहला रीजन है अगर सिटीजनशिप फ्रॉड या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के जरिए ली गई हो। दूसरा रीजन है अगर पर्सन इंडिया के प्रति डिसलॉयल या एनिमी नेशन के सपोर्ट में हो। तीसरा है अगर वो पर्सन अनलॉफुल ट्रेड या एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। नेक्स्ट है अगर सिटीजन 5 साल के अंदर 2 साल से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट का सजा पाए। नेक्स्ट है अगर कोई 7 साल तक कंटिन्यूअसली इंडिया के बाहर रहे और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म ना करे तो भी उसकी सिटीजनशिप कैंसिल की जा सकती है। तो दोस्तों ये थे लॉस ऑफ सिटीजनशिप के 3 मेन तरीके, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन। इन प्रोविजंस का मेन पर्पज ये है कि सिटीजनशिप सिर्फ उन्हीं लोगों के पास रहे जो इंडिया के प्रति लॉयल और रेस्पॉन्सिबल है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए लाया गया था जो इंडिया के बाहर सेटल हो गए हैं लेकिन फिर भी अपने देश से इमोशनल, कल्चरल और फैमिली कनेक्शन बनाए रखना चाहते हैं। सिंपल शब्दों में ये एक ब्रिज है बिटवीन इंडिया एंड इट्स ग्लोबल डायस्पोरा, जो फॉरेन सिटीजन बन चुके हैं पर दिल से अभी भी भारतीय हैं। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इसका ओरिजिन। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का ओरिजिन मिलता है साल 2000 में, जब गवर्नमेंट ने एलएक्सबी कमेटी ऑन इंडियन डायस्पोरा बनाई थी। इस कमेटी का मेन एम था यह पता लगाना कि कैसे इंडिया के ओवरसीज कम्युनिटीज के साथ कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। मतलब दुनिया भर में रहने वाले इंडियंस को अपने देश से और ज़्यादा कनेक्टेड फील करवाया जाए। फिर 2002 में इस कमेटी ने एक इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन दी थी कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स को डुअल सिटीजनशिप दी जाए। ये इसलिए ताकि वो अपनी फॉरेन नेशनलिटी के साथ साथ इंडियन आइडेंटिटी भी मेंटेन कर सके। लेकिन ये रिकमेंडेशन पाकिस्तान और बांग्लादेश के पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स के लिए अप्लाई नहीं होती थी, क्योंकि पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रीजन से उन्हें एक्सक्लूड किया गया था। तो दोस्तों इसी रिकमेंडेशन के बेसिस पर गवर्नमेंट ने बाद में ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया।
तो ये था ओरिजिन ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो अब हम समझेंगे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का इवोल्यूशन, यानी कैसे ये कॉन्सेप्ट टाइम के साथ डेवलप हुआ। तो देखिए, सबसे पहली बार इसका कॉन्सेप्ट 2003 में इंट्रोड्यूस हुआ, जब गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 2003 के थ्रू इस प्रोविज़न को ऐड किया। ये स्टेप उन लोगों के लिए था जो फॉरेन सिटीजनशिप ले चुके थे लेकिन फिर भी इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग कल्चरल और इमोशनल बॉन्ड्स रखते थे। यानी कि ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था, वंस एन इंडियन ऑलवेज कनेक्टेड टू इंडिया। फिर 2005 में एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। अब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का बेनिफिट सारे पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन तक एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को एक्सक्लूड किया गया क्योंकि उनके साथ पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कॉन्सर्न्स थे। इस एक्सटेंशन ने ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को एक ग्लोबल रिकॉग्निशन दी। यहाँ पे अगला बड़ा माइलस्टोन आया 2015 में, जब गवर्नमेंट ने पीआईओ और ओसीआई स्कीम्स को मर्ज कर दिया और इंट्रोड्यूस किया ओसीआई कार्ड होल्डर सिस्टम। इससे एक यूनिफॉर्म स्टेटस मिल गया। अब अलग पीआईओ और ओसीआई कार्ड्स नहीं, सिर्फ एक ही ओसीआई कार्ड था जो ट्रैवल, स्टे और प्रिविलेजेस के लिए कॉमन डॉक्यूमेंट बना। ये स्टेप सिंप्लीफिकेशन और कन्वीनियंस दोनों के लिए बहुत इफेक्टिव रहा। यहाँ पे दोस्तों 2019 में गवर्नमेंट ने ओसीआई के रूल्स और स्ट्रिक्ट कर दिए और ऐड किए नए ग्राउंड्स फॉर कैंसलेशन। इसके तहत अगर कोई ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर ने लॉ वायलेट किया या इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया तो उसका स्टेटस कैंसिल किया जा सकता था। यानी ये एक प्रिविलेज है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मिलता है और मिसयूज पर कैंसिल भी हो सकता है। तो ये था ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का इवोल्यूशन जर्नी 2003 से 2019 तक। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो अब हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ ओसीआई, यानी कौन लोग ओसीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है वो लोग जो पहले इंडियन सिटीजन से या उनके चिल्ड्रेन, ग्रैंड चिल्ड्रेन या ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रेन। मतलब अगर आपके एंसेस्टर्स कभी इंडिया के सिटीजन रहे हैं तो आप भी ओसीआई के लिए एलिजिबल हैं। इसका मेन पर्पज़ है कि भारत के उन लोगों से कनेक्शन बनाए रखा जाए जो जनरेशन्स पहले इंडिया से बाहर गए थे। नेक्स्ट है, अगर कोई माइनर चाइल्ड है जिसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन्स है तो वो भी ओसीआई के लिए एलिजिबल होता है। यानी अगर माँ बाप इंडियन है तो उनके छोटे बच्चे को भी इंडियन रूट्स के साथ ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिलता है थ्रू ओसीआई कार्ड। नेक्स्ट है, अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन या ओसीआई कार्ड होल्डर से शादी करता है और वो शादी कम से कम 2 साल पुरानी है तो वो भी ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी मैरिज के जरिए भी इंडिया के साथ एक ऑफिशियल बॉन्ड एस्टेब्लिश होता है। अब बात करते हैं एक्सेप्शन की। तो दोस्तों अगर कोई पर्सन बांग्लादेश या पाकिस्तान का सिटीजन है तो वो ओसीआई के लिए एलिजिबल नहीं होता। ये रेस्ट्रिक्शन मेनली सिक्योरिटी और पॉलिटिकल कंसर्न की वजह से रखा गया है। तो ये थे मेन एलिजिबिलिटी रूल्स फॉर ओसीआई। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो अब हम देखेंगे राइट्स ऑफ ओसीआई कार्ड होल्डर्स, यानी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को भारत सरकार ने कौन कौन से अधिकार दिए हैं और किन चीज़ों पर उन्हें अभी भी रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे सबसे पहला राइट है लाइफ लॉन्ग मल्टी एंट्री वीज़ा। यानी अगर आपके पास ओसीआई कार्ड है तो आपको हर बार इंडिया आने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब आप लाइफ टाइम तक बिना रुकावट के इंडिया के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार, विदाउट वीज़ा। नेक्स्ट है, ओसीआई कार्ड होल्डर्स को इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और एजुकेशनल फील्ड्स में एनआरआई यानी नॉन रेसिडेंट इंडियंस के समान सुविधाएं मिलती है।
यानी वो इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और एडुकेशन रिलेटेड बेनिफिट्स भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक एनआरआईज। अब बात करते हैं उन राइट्स की जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स के पास नहीं होते। तो ये वोट नहीं दे सकते, गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट या एमपी एमएलए जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर भी नहीं रह सकते। यानी उन्हें पॉलिटिकल राइट्स और पब्लिक सर्विस राइट्स नहीं मिलते, उनका कनेक्शन कल्चरल और इकोनॉमिक लेवल तक ही लिमिटेड होता है। तो दोस्तों ये था राइट्स ऑफ ओसीआई कार्ड होल्डर का फुल ब्रेकडाउन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे रिनाउंसिएशन ऑफ ओसीआई। तो देखिए, रिनाउंसिएशन का मतलब होता है वॉल्यूंटरीली गिव अप करना। अगर कोई पर्सन अपनी मर्जी से डिसाइड करता है कि वो ओसीआई स्टेटस छोड़ना चाहता है तो वो एक फॉर्मल डिक्लेरेशन देकर ओसीआई कार्ड कैंसिल करवा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर मेन ओसीआई कार्ड होल्डर अपना कार्ड रिनाउंस करता है तो उसका स्पाउस और माइनर चाइल्ड भी अपना ओसीआई स्टेटस ऑटोमेटिकली लूज कर देते हैं। यानी उनका ओसीआई भी कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो प्राइमरी कार्ड होल्डर के स्टेटस से लिंक्ड होते हैं। तो ये था रिनाउंसिएशन ऑफ ओसीआई कार्ड का एक बेसिक जानकारी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो अब हम बात करेंगे कैंसिलेशन ऑफ ओसीआई, यानी कब और किन सिचुएशंस में गवर्नमेंट किसी व्यक्ति का ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्टेटस कैंसिल कर सकती है। यहाँ पे सबसे पहला रीजन है फ्रॉड या कॉन्सीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। यानी अगर किसी ने ओसीआई कार्ड गलत डॉक्यूमेंट, झूठी जानकारी या कॉन्सीलमेंट के थ्रू लिया है तो गवर्नमेंट उसका ओसीआई कार्ड तुरंत कैंसिल कर सकती है। मतलब ओसीआई लेने के प्रोसेस में अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो सिटीजनशिप स्टेटस वैलिड नहीं रहेगा। नेक्स्ट है डिसअफेक्शन और डिसलॉयल्टी टुवर्ड्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर कोई ओसीआई कार्ड होल्डर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति बुरा बिहेवियर, अपमान या विरोध दिखाता है तो गवर्नमेंट उसका ओसीआई कार्ड कैंसिल कर सकती है। नेक्स्ट है अगर कोई ओसीआई कार्ड होल्डर 5 साल के अंदर 2 या उससे ज़्यादा साल की सज़ा पाता है तो उसका ओसीआई ऑटोमेटिकली कैंसिल हो सकती है। मतलब सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस करने वाले लोग ओसीआई कार्ड नहीं रख सकते। नेक्स्ट है अगर कोई व्यक्ति इंडिया की सिक्योरिटी, सोवरेंटी या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए थ्रेट बन जाए तो गवर्नमेंट उसका ओसीआई कार्ड कैंसिल करने का पूरा अधिकार रखती है। ये क्लोज देश के इंटरनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है अगर कोई व्यक्ति सिटीजनशिप एक्ट के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका ओसीआई कार्ड कैंसिल किया जा सकता है। और फाइनली अगर किसी व्यक्ति को ओसीआई कार्ड शादी के बेसिस पर मिला है तो अगर मैरिज डिसॉल्व या डाइवोर्स हो जाता है तो उसका ओसीआई स्टेटस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। यानी मैरिज बेस ओसीआई सीट तब तक वैलिड होती है जब तक शादी लीगली चल रही हो। तो दोस्तों ओसीआई कैंसिलेशन के ये सब रीजंस बताते हैं कि गवर्नमेंट हर सिचुएशन में इंटीग्रिटी, लॉ और सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखती है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे की पॉइंट ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये याद रखें कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का मतलब डुअल सिटीजनशिप नहीं होता। ओसीआई कार्ड होल्डर के पास सिर्फ लिमिटेड प्रिविलेजेस होते हैं जैसे वीजा फ्री एंट्री, प्रॉपर्टी और एजुकेशन बेनिफिट्स, लेकिन उनके पास भारत के फुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं होते। वो वोट नहीं दे सकते, सरकारी नौकरी नहीं ले सकते और प्रेसिडेंट या एमपी एमएलए जैसे पोस्ट पर भी नहीं रह सकते। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने समझा ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक ऐसा सिस्टम है जो फॉरेन नेशनल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को इंडिया से इमोशनल और कल्चरल कनेक्शन बनाए रखने का मौका देता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे एक कन्फ्यूजिंग टॉपिक के बारे में जो है द डिफरेंस बिटवीन नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडियन, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स एंड ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया।
ये तीनों कैटेगरीज इंडियन ओरिजिन से जुड़ी हुई है, लेकिन इनके राइट्स, स्टेटस और फैसिलिटीज़ में क्लियर डिफरेंस है। तो चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है सिटीजनशिप। तो देखिए, नॉन रेसिडेंट इंडियन वो लोग हैं जो इंडियन सिटीजन्स है लेकिन इंडिया के बाहर टेम्पोररीली या परमानेंटली रहते हैं। जबकि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये दोनों फॉरेन सिटीजन्स है, यानी उनके पास किसी और देश का पासपोर्ट होता है, बस उनका कनेक्शन इंडिया से एंसेस्ट्रल या पेरेंटल लेवल पर होता है। तो बात करते हैं पासपोर्ट की। तो दोस्तों एनआरआई के पास इंडियन पासपोर्ट होता है क्योंकि वो लीगली इंडियन सिटीजन ही होते हैं, जबकि पीआईओ और ओसीआई कार्ड होल्डर के पास फॉरेन पासपोर्ट होता है। ये इसलिए क्योंकि वो किसी दूसरे देश के सिटीजन है लेकिन उनका ओरिजिन इंडिया से है। यहाँ पे नेक्स्ट है डुअल सिटीजनशिप। तो यहाँ पे एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई किसी को भी डुअल सिटीजनशिप का राइट नहीं मिलता, यानी अगर आपने फॉरेन सिटीजनशिप ले ली तो आप अपनी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली लूज कर देते हैं। तो बात करते हैं वोटिंग राइट्स की। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ एनआरआई को वोट देने का अधिकार होता है क्योंकि वो इंडियन सिटीजन ही होते हैं, लेकिन पीआईओ और ओसीआई के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते क्योंकि वो फॉरेन सिटीजन्स है। तो बात करते हैं प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। तो देखिए, एनआरआई लोग इंडिया में हर तरह की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कॉमर्शियल हो या फिर एग्रीकल्चरल। यहाँ पे पीआईओ और ओसीआई को भी ये राइट मिलता है, लेकिन वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते। तो अब बात करते हैं इन तीनों कैटेगरीज की करंट स्टेटस के बारे में। तो देखिए, एनआरआई कैटेगरी अब भी एग्जिस्ट करती है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्कीम को 2015 में ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया ताकि सिस्टम सिंप्लीफाई हो जाए, और आज के टाइम में ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्टिव स्टेटस में है। ओसीआई इंडियन ओरिजिन फॉरेनर्स को लाइफ टाइम कनेक्शन देता है भारत से। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने समझा एनआरआई है इंडियन सिटीजन अब्रॉड, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन था फॉरेन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो अब मर्ज हो चुका है, और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है एक परमानेंट लिंक बिटवीन इंडिया एंड इट्स ग्लोबल फैमिली। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का सिटीजनशिप वाला चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर को। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।